जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। और हमारा ऑप्शन है हरी फली, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, पीले बीज। आपको बताना है मटर की विशेषता एक पौधे में अप्रभावी होती है। हमारा आंसर होगा झुर्रीदार बीज। जो झुर्रीदार बीज की विशेषता होती है वो अप्रभावी होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहाँ पर लागू होता है। हमारा ऑप्शन है सूर्य और ग्रहों के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, वस्तु के किसी भी युग्म के बीच। तो यहाँ पे पूछा है सार्वभौमिक और एक होता है सार्वत्रिक। तो सार्वभौमिक का मतलब होता है बड़ा जी और सार्वत्रिक का छोटा जी। तो आपको बताना है बड़ा जी का नियम कहाँ पर लागू होता है। तो बड़ा जी का नियम हर वस्तु पर लगता है। ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु हो वहाँ सब पे बराबर इसका बल लगता है। और इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है बड़ा जी का मान। और बड़ा जी का मान सार्वभौमिक नियम कैवेंडिश ने दिया था और इसका मान न्यूटन ने दिया था। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन होगा वस्तु के किसी भी युग्म पर, यानी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। आपको बताना है 5वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। उसी के समय 6वीं शताब्दी के ही आसपास में जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जो 16 महाजनपद है इन सब का जिक्र अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय भी याद रखिएगा। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCO3, CaCl2, CaSO4, CaO। तो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और बाकी जो दिया है CaCl2, CaCO3, CaSO4 ये सब इसके यौगिक हैं। किसके? तो कैल्शियम ऑक्साइड के सब यौगिक हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। आपको बताना है सेल में कौन सी ऊर्जा खर्च करने के लिए उसमें स्टोरेज होती है। हमारा ऑप्शन है विद्युतीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जो बैटरी होती है सेल, यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, सेल को हम बैटरी कहते हैं। और यह बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। यानी कि आपको बताना है किस पदार्थ में उच्च प्रतिरोध होती है। हमारा ऑप्शन है एबोनाइट, तांबा, नाइक्रोम, कांच। तो सबसे उच्चतम प्रतिरोध एबोनाइट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
एबोनाइट में होता है 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 तक इसमें प्रतिरोध होता है। और इससे कम होता है चांदी। चांदी में होता है 1.59 से लेकर के 1.5 गुणे 10 के पावर -8 होता है। और उसके बाद तांबा होता है, और तांबे में होता है 10 -8 होता है। और इसके बाद होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम होता है 1.10 गुणे 10 के पावर -6 होता है। ये होता है नाइक्रोम में। और 1.68 गुणे 10 के पावर -8 तांबे का है। और चांदी का प्रतिरोधकता 1.59 गुणे 10⁻8। यानी आपको कहने का मतलब है कि जो एबोनाइट होती है इसमें प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा रुकावट होती है, इसमें करंट नहीं चलता है। सबसे कम चांदी में होता है। तो चांदी में प्रतिरोधकता कितना होती है 1.59 गुणे 10⁻8। यानी इसमें प्रतिरोध बहुत कम होती है। इसमें अगर हम करंट डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगा, यानी कि इसमें रुकावट कम है। उसके बाद तांबा होता है, उसके बाद नाइक्रोम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आइजक न्यूटन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? हमारा ऑप्शन है क्लोनिंग, कांच नलिका में फलन और पुनः जनन। तो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा हमारा जिसमें एक अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो हम क्लोनिंग विधि से, जो क्लोन होती है वो क्लोन विधि है। क्लोन विधि से हम एक जीव से हम दूसरे जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहली क्लोन वो भेड़ थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ये तीसरा बार है। संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह कौन सा है? ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, मोलास्का। तो जो ऑर्थोपोडा होता है प्राणियों का सबसे विशालतम समूह है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनका 60% ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर W बराबर FD लगेगा। W बराबर F इंटू डी। तो F हमारा दिया हुआ है 125 न्यूटन और D हमारा दिया हुआ है 5 मीटर। D मतलब डिस्टेंस यानी कि दूरी, यानी कि विस्थापन, यानी 5 मीटर विस्थापन किया जाता है। तो D दिया हुआ है 5 मीटर, इसे हम गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। और कार्य की मात्रा क्या होती है? जूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चूना CaOH2 के होल ट्वाइस हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत जम सके? हमारा ऑप्शन है O2, CO, CO2, SO2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जो CO2 होती है वो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, सफ़ेद कर देती है, और इसी की वजह से जो दीवार पर हम चूने की पुताई करते हैं वो सफ़ेद होती है और पतली परत जम जाती है। तो CO2 हमारा राइट आंसर होगा। रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया है? जो रेडियोधर्मी तत्व है वो आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, या किस आवर्त में रखा गया है, या किस समूह में रखा गया है? हमारा ऑप्शन है एक्टिनाइड, लेंथेनाइड, आवर्त 6, आवर्त 7। आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा एक्टिनाइड, क्योंकि एक्टिनाइड परमाणु क्रमांक होता है 89 से लेकर 103 तक। ये रेडियोधर्मी तत्व है जिसे हम एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। और लेंथेनाइड श्रेणी होती है 57 से 71 तक, 57 से 71, या कहीं कहीं 58 भी लिख कर आता है। तो ये लेंथेनाइट है। और आवर्त सारणी में वो लेंथेनाइट श्रेणी नहीं है, आवर्त सारणी में ही लिखा गया है लेंथेनाइट, यानी 57 क्रमांक संख्या, और साथ में एक्टिनाइड के जो बाकी तत्व हैं वो रखे गए हैं। तो 6 आवर्त में कुल जो 6 आवर्त होती है इसमें 32 तत्व हैं, जिनमें से 10 संक्रमण तत्व, 15 दुर्लभ मृदा तत्व जो लेंथेनाइड रखे गए हैं, और 8 तत्व समान तत्व हैं। और आवर्त 7 में कुल 26 तत्व है। अभी यह आवर्त पूर्ण नहीं हुआ है, इसमें अभी कम है। तो कितने तत्व कम है? इसमें कम से कम 32 होने चाहिए, तो 26 तत्व हैं, तो इसमें अभी 6 तत्व कम है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? हमारा ऑप्शन ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, यूवी किरणें। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। तो ऊष्मा निर्वात हो या हवा हो, सब में चल सकता है, प्रकाश भी चल सकता है, यूवी किरण भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया निर्वात में यात्रा कौन नहीं कर सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु सोडियम कार्बोनेट में अणु में मौजूद होते हैं। सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं कितने परमाणु? ऑप्शन है 6, 8, 5, 7। तो 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? आपको बताना है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। इसे केप ऑफ गुड होप को उत्मासा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। और जब 1498 में वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग का खोज कर रहा था, तब वह केप ऑफ गुड होप से ही होकर आया था। तो केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है रूस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसे याद रखिएगा कि केप ऑफ गुड होप को उत्मासा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। उत्मासा अंतरिक्ष भी कहा जाता है केप ऑफ गुड होप को।
और ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीते वर्ष के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए गरीबी की परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ी जिन्होंने खेलों में देश के लिए गौरव जीता था, 1892 में किसकी माने कौन सी योजना या कौन सी निधि की स्थापित किया गया था। मान लीजिए जो खिलाड़ी खेल रहा है वो मान लीजिए कि रिटायर होकर वो निर्धनता का शिकार हो गया है, तो उसे किस योजना के तहत राशि प्रदान की जाएगी यानी सहायता की जाएगी। हमारा ऑप्शन है खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि, खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय संवर्धन योजना, खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना और खेल कूद के लिए राष्ट्रीय कल्याण क्लब। तो 1882 में स्थापना की गई थी खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा और इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, याद रखिएगा 5 लाख। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील पूपो, झील टिटिकाका, झील वेलेंसिया, झील जनीन। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी झील है झील टिटिकाका और सबसे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील भी है टिटिकाका झील और विश्व की भी सबसे ऊंची टिटिकाका झील को माना जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह झील नौकागम में झील है, यहाँ इस झील में नाव भी चलती हैं। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, एक कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। तो स्तनधारियों का 4 कक्षीय हृदय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है या घटता है। तो विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है, क्योंकि परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जैसे चांदी का एक वायर है, इसमें करंट मान लीजिए 5 एम्पियर जा रहा है और इसी में हम विभवांतर और धारा को हम 10 एम्पियर कर देंगे, तो इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा थोड़े ही, प्रतिरोध समान ही रहेगा, जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा। मतलब रुकावट, प्रतिरोध मतलब रुकावट होती है तो रुकावट उसमें बढ़ेगी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा कि प्रतिरोध समान रहता है। लेंथेनाइड की परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक है, किस परास में है? 90 से 103, 89 से 102, 58 से 71, 57 से 70। तो जो लेंथेनाइड की परमाणु संख्या होती है वो 58 से 71 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? किचन गार्डन, बागवानी खेती, झूम खेती, उप उत्पाद कृषि। तो नकदी फसल में आते कौन कौन से हैं ये तो जानना जरूरी है। तो नकदी फसल में जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया, रबड़ हो गया, ये सब नकदी फसल है। इसको हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, इसको बिक्री करना आवश्यक हो जाता है, ज़्यादा दिन रखने से खराब हो जाती है। तो चाय जो होती है कहाँ पर खेती की जाती है? चाय, कहवा, नारियल, इसके लिए एक बागवानी खेती होती है, तो हम इसे बागवानी खेती कह सकते हैं। नकदी फसल उगाई जाती है उसे हम बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा कौन सा? तो ये युद्ध जब हुआ था उस समय 1840 में हुआ था।
1840 में चीन और ब्रिटेन के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के एकमात्र वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की? हमारा ऑप्शन है 187.5 जूल, 270 जूल, 187.5 मीटर सेकेंड, 270 मीटर सेकेंड। तो आपको बताना है 15 किलोग्राम की एक वस्तु है और 6 मीटर प्रति सेकंड के एकमात्र वेग से गति कर रही है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 m दिया हुआ है 15 और v दिया है 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6, यहाँ से कटाएंगे 3, 15 छक्का 90, 9 तिया 27, यानी कि 270 हमारे ऑप्शन में, दो ऑप्शन में बी और डी। तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? हमें पूछा है सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई। हमारा ऑप्शन है जगत, जाति, वंश, कुल। तो सजीवों के वर्गीकरण की किसने किया था? तो वो थे लिनियस। लिनियस ने सजीव जीवों को वर्गीकरण की इकाई का प्रतिपादन किया था, जिसमें जाति, वंश, कुल, वर्ग, संघ को बनाया था। जिसमें सबसे मूल इकाई यानी कि छोटी इकाई कौन सी है? तो है जाति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मूल मतलब छोटी होती है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। हमारा ऑप्शन है 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कार्य ऋणात्मक कब होगा? तो यहाँ पर लगेगा W बराबर F इंटू cos थीटा। अगर cos थीटा का मान हम 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमसे पूछा ऋणात्मक कब होगा? जब 90 से ज़्यादा होगा। तो 90 से ज़्यादा हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम cos थीटा 180 डिग्री रखेंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। और 45 डिग्री पर रखेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के जब यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और जब 90 डिग्री होता है तो शून्य होता है, और 45 डिग्री होता है तो धनात्मक होता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाती है। जो औसत चाल होती है और औसत वेग होती है वो वस्तु की गति दर्शाता है। समय के एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए अंतराल के दौरान। तो ऑप्शन है समय के एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए अंतराल के दौरान। चाल, औसत चाल जो है, चाल जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वो वस्तु की चाल कहलाती है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय अंतराल। और वेग, औसत वेग दिया हुआ है। तो औसत वेग कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय अंतराल। तो इससे हमें क्या पता चलता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय अंतराल। दूरी बटे में समय अंतराल। और वेग बराबर होता है
विस्थापन बटे में समय अंतराल, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और समय अंतराल डेल्टा टी, और ये होगा डेल्टा डी। तो दोनों में है समय, दोनों में समय का अंतराल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिए गए समय अंतराल के दौरान। चाल और वेग के परिभाषा से स्पष्ट हो गई कि औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय अंतराल के दौरान उस वस्तु की गति दर्शाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आज का क्वेश्चन हमारा यही तक था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।